सच्ची और अच्छी खबर लखनऊ दर्पण न्यूज। मेरे सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आज हम लोग मौजूद हैं वही खाता के दूसरे एपिसोड में तीखे और सीधे सवाल पे। आज बदाली खेड़े के एक ऐसे संगठन के पास आए हैं जो कि वर्षों से चल रहा है और अपनी बात या तो इनकी बात उतनी ही लोगों तक पहुंच पाई है जितना आज तक मीडिया ने दिखाया है, या ये अपने उतने ही एरिया में रह गए। तो ये संगठन से पूरी जानकारी लेते हैं कि जो संगठन जनता के लिए इतने वर्षों से काम कर रहा है, एक सही नीति, एक सही विचारधारा से काम कर रहा है, और उसकी विचारधारा क्या है, आम जनता और आप तक इसको पहुंचाते हैं और जानना चाहते हैं कि जो भी अधूरे सवाल या जो भी जनता के सवाल या कुछ तीखे सवाल जो कि ग्राउंड जीरो पे देखने को मिलते हैं, वो इनसे वो सवाल करते हैं। तीखे सवाल जो जनता से हमको आए हैं कि आप मनुस्मृति संविधान से ऊपर है? देखिए, कोई भी ग्रंथ संविधान से ऊपर है, लेकिन संविधान वास्तव में संविधान है जो सबके ऊपर समान रूप से लागू हो, उसको हम संविधान कहते हैं। अगर संविधान में हमारी कुछ गलतियां हैं तो उसमें अमेंडमेंट होना चाहिए। वो अमेंडमेंट जब तक नहीं हो जाएगा, जब तक लोगों के लिए संविधान में रूप से समान सहभागिता नहीं होगी, समानतावादी संविधान नहीं बनेगा, तब तक वो संविधान भी खंडित संविधान, हम उसको खंडित। हमको संक्षिप्त में बताइए, आप मनुस्मृति को संविधान के ऊपर मानते हैं? नहीं, हम संविधान पर ऊपर, मतलब संविधान को सर्वोपरि। बिल्कुल। और एक और सवाल जो जनता की तरफ से आता है कि आप कबीर जी को मानते हैं? संत कबीर? बिल्कुल मानता हूँ, उनको सम्मान देता हूँ, क्योंकि उन्होंने सच्ची बात कही है। उन्होंने न हिंदू माना न मुस्लिम माना, उन्होंने सबके लिए सही बात कही है और सच्चे रास्ते पर वो ज़्यादा पढ़े नहीं थे। लिखा गया है कि पोथी पढ़ युग में आप पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित हो। उन्होंने सच्चाई का रास्ता समाज को दिखाया है। संत कबीर जी ने कहा था कि अगर पत्थर पूजने से भगवान मिले तो मैं पूजा करूँगा। तो उससे अगर आप संत कबीर जी को मानते हैं तो क्या मूर्ति की पूजा का समर्थन करते हैं कि विरोध करते हैं? देखिए, ऐसा है, कोई भी व्यक्ति, चूंकि हम मानव, हम भी अगर हमको भगवान ने पैदा किया है और मनुष्य रूप में पैदा किया है, तो हमको यहाँ भोगने के लिए भेजा गया है। हम पूर्ण नहीं है, हमको पूर्ण ज्ञान नहीं है, हमको भगवान ने दिया है। तो इसलिए कबीर को ये न माना जाए कि वो पूर्ण ज्ञानी अपूर्ण थे। नहीं, हम अपूर्ण की बात नहीं करते, ये तो हम भी अपूर्ण हैं, हम भी अपूर्ण हैं। कोई भी व्यक्ति पूर्ण ज्ञान लेकर के नहीं पैदा होता है। ये बात जो उन्होंने मूर्ति के बारे में कही, शायद उन्होंने उनकी वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। मूर्ति पूजा इसलिए आवश्यक है कि जैसे आप अपने पिताजी की मूर्ति, चाहे वो रहने और चाहे न रहने पर, अपने घर में क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं क्योंकि उनकी यादगार बनी रहे, उनके भाव हमारे मन में बने रहे, उनसे हम शिक्षा लेते हैं। इसी तरीके से मूर्तियाँ जो हमारे, जैसे श्री राम जी की मूर्ति लगी, उन्होंने उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा। उन्होंने ऐसे कार्य किए हैं कि उनसे हम शिक्षा लेते हैं, उनकी पूजा की जाती है। इसलिए ये कहना, जैसे कबीरदास जी की जो आपने बात कही, वो अगर शिक्षित होते तो शायद ये बात, मूर्ति पूजा जो है वो आवश्यक है। अगर मूर्ति वो चाहे कागज की मूर्ति हो, चाहे पत्थर की मूर्ति। उन्होंने तो मुस्लिम धर्म के लिए भी कहा था कि ये लोग इतना चिल्लाते हैं तो क्या अल्लाह इनका बहरा हुआ? तो सभी के लिए कहा नहीं, सही के लिए तो जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। ये हर चीज सबके ऊपर छोड़ोगा। ठीक, आपकी विचारधारा के अनुसार जो है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। रिजर्वेशन के बारे में आपका क्या मानना है? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और है तो गलत है? रिजर्वेशन होना चाहिए, समाज में जरूर होना, लेकिन रिजर्वेशन उन्हीं को मिलना चाहिए जो गरीबी रेखा से नीचे है। जो गरीबी रेखा से नीचे है या वो विकलांग है, और विकलांगों में मान लीजिए एक व्यक्ति है और अगर उसके दोनों पैर में और करोड़ों रुपए का रोज मालिक, करोड़ों रुपए का रिटर्न हो रहा है, क्या उसको आरक्षण मिलना चाहिए?
आप उसको ये कहें कि वो विकलांग है तो उसको आरक्षण दी जाए। देखो, इसको ये देखना हमें पड़ेगा। इसको समाज लेकिन अध्यक्ष जी दूसरे एंगल से इस्तेमाल कर लेगी। समाज नहीं होगा क्या, अगर हम ये कहेंगे कि वो गरीब है हम रिजर्वेशन देंगे तो आदमी काम ही क्यों करेगा? कहेगा बिना काम के जब फायदा मिल रहा है, जब बिना काम के 5 किलो वो अनाज मिल रहा है तो काम क्यों नहीं, करेगा? ऐसा उनको उठाने के लिए उनको आप रिजर्वेशन में इस तरीके से करें, उनको बच्चों की शिक्षा दें। रिजर्वेशन का मतलब पैसा देना नहीं, या उनको आर्थिक रूप से उनके बच्चों को शिक्षित करिए, उनको इतना सहयोग दीजिए जिससे वो उनके घर में भी चिराग जल सके। रिजर्वेशन का मतलब ये है कि समाज के पायदान में जो सबसे पिछड़ा पीछे बैठा हुआ व्यक्ति है, जिसके पास कुछ नहीं है, उठने के लिए रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है और मकान की व्यवस्था नहीं है, रोजगार की व्यवस्था नहीं, उसको आप दीजिए। नहीं दोगे तो कैसे उठेगा? सरकार का यही काम है। रिजर्वेशन तो बहुत आवश्यक है, लेकिन जो गरीबी रेखा की आप उसको दीजिए। बताइए, क्या महिलाओं को, महिला जो है उनको आप मानते हैं कि हर एक पिछड़ी है कि नहीं है? देखिए, महिलाओं के पिछड़ेपन की बात जो बात कर रहे हैं, मैं पहले भी कर चुका हूँ कि प्रत्येक घरों में जो गरीबी रेखा से नीचे घर है, हर घर में एक महिला अथवा पुरुष को उसकी योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी या रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए, सरकार को देनी चाहिए हर हाल में। जिसके घर में कोई नौकर नहीं है, मान लीजिए महिलाओं के पिछड़ेपन की बात करो, अक्सर ये माना जाता है कि जो महिला है ये भी अभी तक बराबर नहीं आ पाई पुरुषों की अपेक्षा, तो इनको माना जाता है कि अभी भी ये मतलब पिछड़ी हुई है। कर्म के आधार पर पदों में या जो भी पद है, इनको ये हमारी आधी सरगर्मी है और इनको कम से कम हर चीज में पुरुषों के बराबर इनको दर्जा देना चाहिए। और सरकार ने जैसे मूवीज जो होती है टैक्स फ्री करती है सरकार, पर जो कफन है अभी सुनने में उस पर टैक्स लगा दिया है। और अगर इसी को आगे बढ़ाते हैं, शिक्षा पे 18% GST, हीरे पे 3%, तो इस पे आपका क्या कहना है कि मूवीज भाई वो टैक्स फ्री हो सकती है, लेकिन जो कफन है उस पर टैक्स है, शिक्षा पे टैक्स है, हीरे पे भाई शिक्षा पे 18% है, हीरे पे आपका मोटा मोटा 3% है। देखिए, इसके बारे में जैसे कफन पे आपने टैक्स की बात की, अब कफन एक कपड़ा है। अब कपड़े में जब उन्होंने कफन पे कहीं टैक्स लगाया हो तो आप बताइए, कपड़े पर जरूर टैक्स लगाया है। देखो, ये कहने का तरीका है और लोगों को समाज में ये बीजेपी को बदनाम करने का एक तरीका है कि कफन की बात आपने रख दिया। कफन एक कपड़ा है, कपड़े पर टैक्स लगाया है, कफन पर कहीं टैक्स नहीं लगाया। कफन पर कहीं टैक्स लगा हो तो आप हमको बताएं। मैं आपको डिस्क्राइब कर दूँगा। कपड़े पर टैक्स हो सकता है और कपड़े पर टैक्स इसलिए अब मैं आपको उसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। जैसे मान लो कोई दुकान का रजिस्ट्रेशन है कि ये दुकान किसी चीज़ों का सामान देती है, अब उस दुकान को GST लेना है। अब उस दुकान को अगर GST लेना है तो उसकी सेल और परचेज पे जाएगा, और जब सेल और परचेज पे जाएगा तो भाई GST लगेगा। आप एक एक्टर की मूवी आई, आपने उसको टैक्स फ्री कर दिया यूपी के अंदर, आपने कहा इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। पर जनता की जो जरूरत की चीजें हैं उस पर आपका टैक्स, शिक्षा पे 18% का टैक्स है, हीरे पे 3%। हीरे कितने लोग इस्तेमाल करते हैं? शिक्षा जरूरी है कि हीरा जरूरी है? या देखिए, आपसे सवाल है, आप जवाब दीजिए। गरीब आदमी कहाँ हीरा वो पहचानता ही नहीं कि कहाँ हीरा है और के हीरा क्या होता है। वो तो हीरे को भी देखेगा तो आप तो पहचानते हो। नहीं, हम बिल्कुल नहीं पहचानते, हम भी नहीं पहचानते। हम हीरे को रख दीजिए, हम जान ही नहीं पाएंगे कि ये हीरा है क्या है। हम जब आज तक अपने को नहीं पहचान पाए तो हम दूसरे को क्या पहचान पाएंगे? हम तो ये जानते भगवान जो बुद्धि देता है उसके अनुसार मैं काम करता हूँ और जो करवाता है उसके अनुसार मैं काम करता हूँ। अब जो टैक्स की बात कही, मूवी की बात कही, अगर समाज के हित में कोई मूवी बनती है और समाज को आगे बढ़ाने के लिए मूवी कोई बनती है तो उसको सहयोग सरकार को देना चाहिए, और अगर वो टैक्स फ्री करती है तो बिल्कुल ठीक है। समाज में पैसा किसके पास जाता है मालूम आपको? डायरेक्टर के पास जाता है, उसकी टीम के पास जाता है। बस हमने कोई मूवी लॉन्च करी, ठीक, हमने 20 करोड़ लगाया या 10 करोड़ लगाया, अब वो सरकार ने टैक्स फ्री कर दी, पर वो टिकट में इनकम तो हो रही है।
अरे अब वो डायरेक्टर कितना पैसा वहाँ डोनेट कर रहा है गरीब अस्पताल में या गरीब की शिक्षा में। एक बात मैं आपको बताऊंगा, हाँ, जो आदमी अच्छा काम करता है समाज के या प्रभु में अपना ध्यान तन मन धन से लगाए हुए है, तो उसको कहां से कितना मिल जाता है, ये आप इसकी समीक्षा आपके स्तर का नहीं है, ना तो मेरे स्तर का है, और ना तो ये आप कह सकते हैं कि डायरेक्टर को क्या मिलता है। देखो, जिसको जो देना होगा भगवान को वो देगा, जो अच्छा काम करेगा, इसको कहते हैं पुरुषार्थ और प्रारब्ध। आपने अच्छा काम किया था तो आज मनुष्य बने, बहुत अच्छा काम किया था तो आज आप अनपढ़ों के उसमें नहीं है, आप एक संपादक है और बढ़िया जो है वो काम कर रहे हैं, लोगों की जो है वो तो इसमें गरीबों की ये गलती है कि वो मतलब वो गरीब घर में पैदा हो गए। क्या आपके अनुसार मतलब मैंने अच्छे काम किए तो मैं अच्छा बना, शिक्षित बना, वो बेचारे गरीब घर में जो पैदा हुए उनकी क्या गलती फिर? देखिए, वो गलती नहीं है, पूर्व जन्म उन्होंने पूर्व जन्म कोई कमजोर काम किया होगा तभी तो गरीब घर में। अच्छा आप ही बताइए, जो लड़का राहुल का पैदा होगा तो वो तो पैदा होते जहाज में चढ़ जाएगा, और एक गरीब घर में जो लड़का पैदा होगा उसको साइकिल भी नहीं नसीब, उसको नाव भी नहीं नसीब, उसके तेल भी मालिश नहीं होता। हम तो ऐसी ऐसी लेडीजों को जानते हैं कि जिनके बच्चा पैदा हुआ और वो बेचारी उनको तेल मालिश करने वाली नाउन भी नहीं मिली, और वो 10 बच्चों की अम्मा है, लेकिन वो बेचारी आज भी जो है उनका पेट बढ़ करके इतना हो गया क्योंकि मालिश नहीं हुई, उनको खान पान नहीं मिला। तो आप इसकी बात ना करिए। गरीब घर में पैदा होना जो है वो अपराध नहीं है, जो हो गया, लेकिन अब आप पैदा हुए हैं मनुष्य में तो आप अच्छा कर्म करिए, ऐसा कर्म करिए कि अगला जन्म जो आपको मिले, इस जन्म में समाज का कल्याण हो, परिवार का कल्याण हो, देश का कल्याण हो, और अगले जन्म के लिए भी आप ऐसा कर्म करिए जो आप फिर मनुष्य न, जो कि आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, यहाँ पर अपनी आंखों से देख सकते हैं कि प्रकृति को आप देखिए। प्रकृति में आप एक लीजिए, सबसे मोटा ताजा हाथी होता है, लेकिन हाथी से पूछिए कि उसको कितना कष्ट है, कि वो बेचारा अपना शरीर भी नहीं देख सकता, दौड़ भी नहीं सकता। तो किसी के आप किसी के कष्ट का अंदाजा नहीं लगा सकते। ये तो जो मेरा ये मानना अध्यक्ष जी, आप जो भी बातें कह रहे हैं, मेरे अनुसार मेरा ये मानना है कि ये सारी जिम्मेदारी, मैंने आपको नेता बनाया, आप पार्षद बने, विधायक बने, और आप भाई राजनीति में हैं, ये आपको मैंने वोट दिया, आपका दायित्व है कि मेरे समाज की रक्षा करना, शिक्षा देना, स्वास्थ्य देना, रोजगार देना, रोटी देना। नहीं तो मैं आपको वहाँ क्यों पहुँचाऊँ? मेरा क्या काम है कि मुझे रोजगार करना, मैं वो रोजगार कर रहा हूँ। बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। जितना भ्रष्टाचार, जातिवाद, भेदभाव फैला हुआ है, ये सब नेताओं का काम है। अगर ये नेता सही हो जाए हमारे देश के, अगर ये नेता चाह जाए कि देश में भ्रष्टाचार न हो, ये जातिवाद खत्म हो, ये भेदभाव खत्म हो, कानून ऐसा पार्टी समर्थन है क्या? आप किसी पार्टी का समर्थन करते हैं? हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते, जो सही काम करेगा हम उसका समर्थन करते हैं। आपके अनुसार कौन सही काम करता है? हमारे अनुसार भाई, हमारे अनुसार इस समय तो मैं देख रहा हूँ कि आदित्यनाथ जी भी अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, और मोदी जी भी अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि वो भाई हर देश में उनका सम्मान हो रहा है, सारे देश उनका सम्मान कर रहे हैं। और आज जो दंगा होते थे, हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगे होते थे, वो दंगा नहीं हो रहे हैं, हमारी बहन बेटियां नहीं सताई जा रही हैं। समाजवादी पार्टी के समय में देख रहे थे कि दिन दहाड़े लड़कियां खींच ली जाती थी, अच्छे इंजीनियर बेचारे उनकी कारें खींच करके पार्टी कार्यालय। आपको पता है कि अब की बार जब चुनाव हुआ था तो बीजेपी के कैंडिडेट पूरे भारत में जितनी भी पार्टियां हैं, सबसे ज्यादा मुकदमे उनके पार्टी के कैंडिडेटों के ऊपर। भाई देखो, मुकदमों की बात है तो वो तो हर पार्टी में, क्योंकि नियम जो है वो ये है नेताओं का कि अगर पैसा नहीं होगा तो इलेक्शन वो लड़ेंगे कैसे। इसलिए हर पार्टियां जो है ऐसा आदमी ढूंढती हैं कि जो जिताऊ कैंडिडेट हो और पैसे वाला कैंडिडेट हो। और रह गया मुकदमेबाजी, तो ये कहा गया है कि जब तक उनको सजा याफ्ता न हो जाए तब तक उनके ऊपर वो नहीं लागू होता है। मतलब आप तो सिक्के के दोनों पहलू का मजा ले रहे हैं, चिड़वी मेरी पड़ भी नहीं। अरे भाई, आप ये बताइए, कानून बनाइए कि अगर मुकदमा है तो उसको टिकट नहीं देंगे,
आप कानून बनाइए, क्यों नहीं बनाते? अब तो आ गया है ना, उस दिन योगी जी ने कहा है कि 2 बच्चे के ऊपर अगर होंगे तो सत्ता के ऊपर सुविधाएं छीन ली जाएंगी, आप चुनाव नहीं लड़ सकते हो। भाई साहब, कहना अलग है, कानून बनाइए, इसकी कहना अलग है और करना अलग है। कहते तो हम भी हैं। तो आप इसका समर्थन करते हैं 2 बच्चों से ज्यादा नहीं होने चाहिए? भाई साहब, ऐसा है कि पहले आप बताइए 2 बच्चों, उसमें एक संशोधन करना चाहिए कि अगर आज हमारे 2 बच्चे हैं तो ठीक है, अब कल अगर हमारे दोनों खत्म हो गए हैं तब हम क्या करेंगे? तो उन महिलाओं को ये भी छूट होनी चाहिए कि वो दूसरी शादी भी कर सकें, बच्चे भी पैदा कर सकें और उनको सुविधा भी मुहैया करेंगे और वो चुनाव लड़ भी सकें। आप ये भी तो बनाइए, केवल कह देने से थोड़ा होगा। देखो, आप किसी चीज़ की अच्छाई और बुराई दोनों देखिए, उतार और चढ़ाव दोनों देखिए। भाई मोदी जी कोई भगवान तो नहीं है, वो भी एक मनुष्य है। उनके दिमाग में अगर कोई अच्छाई आती है, ये योगी जी ने दिया, योगी जी ने दिया, मैं वही कहता हूँ, योगी कोई भगवान नहीं है, वो भी एक पुरुष है और मानव योनि में आकर के हाँ ठीक है, तपस्या करके वो आज मुख्यमंत्री बन गए, एक अच्छी बात है। भाई मठ में काम करने वाले, पूजा पाठ करने वाले मुख्यमंत्री बने, लेकिन वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है। हम उनकी अच्छाई इसलिए करते हैं। आज कोई भी गुंडा, कोई भी अपराधी व्यक्ति सर उठा करके नहीं घूम सकता है, माफिया कोई सर उठा करके नहीं घूम सकता है। तो केवल हम इसलिए उनको चाहते हैं। और फिर आपका कहना है कि जब से योगी जी आए भ्रष्टाचार कम हो गया? बिल्कुल, भ्रष्टाचार जीरो पे हो गया? नहीं, जीरो पे नहीं हुआ है, जीरो पे नहीं हुआ है, लेकिन ये जरूर है कि जब से योगी जी आए हैं तब से देश का कम से कम 40% भ्रष्टाचार तो खत्म ही हो गया। 40% से भ्रष्टाचार। और जो है, अब चूंकि विपक्ष भी मजबूत है, भाई जितने विपक्ष वाले हैं वो अलग चिल्ला रहे हैं, तो मोदी क्या करें? भाई समाज के सभी लोग मिल करके अगर जब तक साथ नहीं देंगे तब तक कैसे काम होगा? छोटी सी बात है, बहुत पुरानी, मणिपुर में घटना हुई थी, वो भी हमारे देश का एक अभिन्न डिस्प्यूटेड टेरिटरी भी बोला जाए, महिलाओं के साथ हुआ जी, उसमें तो ना बीजेपी से वो कोई जवाब आया। आपको शायद ये नहीं मालूम है, वहाँ राष्ट्रपति शासन चल रहा है। बिल्कुल, हम कह रहे हैं डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं, तो वहाँ राष्ट्रपति शासन कर दिया है। वो जो घटना हुई थी उस पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने संज्ञान लिया और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन कर दिया। इस समय राष्ट्रपति शासन वहाँ भाई और क्या कर सकते हैं आप बताइए? एक प्रधानमंत्री योगी से चाहे आप ही से, आपके परिवार में, ये हम इसको परिवार मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, ये जितनी सरकारें हैं सब एक परिवार है। लेकिन अगर एक सरकार में कुछ हो जाता है तो आप क्या आपके हाथ में जितनी पावर होगी उतने तो काम करेंगे। अच्छा, आप समानता की बात करते हैं, सबकी बराबरी की बात करते हैं, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ आपसे कि जितने भी छोटे छोटे संगठन हैं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट वालों के हैं या आपके हैं, आप तो आगे चल के आप उनके साथ संयुक्त एक प्रोग्राम करेंगे और समाज की जब भलाई की आप भी बात कर रहे हो, समानता की आप भी बात करो, समानता के लिए वो भी बात कर रहे हैं, तो क्या मैं ऐसा सोच सकता हूँ कि ऐसा कुछ प्रोग्राम? बिल्कुल बिल्कुल। अगर अन्य संगठन के लोग हमारी बात को स्वीकार करेंगे और वो सही रास्ते पर चलने की बात करेंगे तो मैं बिल्कुल उनका मतलब एक आंदोलन हम देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। अगर वो लोग हमारे साथ आएंगे तो बिल्कुल आंदोलन होगा और गजब का आंदोलन होगा। और ये बात अगर मैं जब तक रहूंगा तब तक उठाता रहूंगा। चलिए, धन्यवाद। जैसे तो जागृत महासभा की बातें सुनी और हमने सारे सवाल, यहाँ तक कि तीखे से तीखे सवाल उठाए और इन्होंने उसका भरपूर जवाब दिया और जनता तक स्पष्ट रूप से इनकी विचारधारा को पहुंचाने का हमारे चैनल में काम किया। आज की ये खास रिपोर्ट आप लोगों के लिए थी और ऐसे ही हम अपने हर एपिसोड में ऐसे नए नए संगठनों से मिलेंगे, उनकी बात को जानेंगे, उनके सामने सवाल रखेंगे। मैं आज इनके कार्यालय पे, जो बदाली खेड़ा थाना सरोजनी नगर के अंतर्गत है, मैं साथ संपादक विशाल यादव, कैमरामैन सागर के साथ और अपनी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।